अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक चेयरमैन शब्बर ज़ैदी साहब मौजूद हैं। आप ट्विटर पे इनका आपने ख़ासा चर्चा सुना होगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक लिहाज से इनकलाबी बातें करते रहे हैं, कर रहे हैं आजकल, और इनके नज़दीक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है और एक मुआवजा ही बचा सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ इन्होंने बहुत सारी तजावीज़ भी पेश की हैं। बार-बार इयादा करते रहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान फिर भी दिवालिया तो ख़ैर दूर की बात है, लेकिन निज़ाम, हमारा इक़्तिसादी निज़ाम जो दोबारा बहाल हो सकता है। तो शहबाज़ ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइए कि आप जब एफबीआर में थे, तो वो क्या चीज़ें थी जो आपके रास्ते में माने आईं? क्योंकि ये कहा गया कि आपको काम नहीं करने दिया गया। तो वो क्या बड़े फैक्टर्स हैं जो कि न सिर्फ आपको बल्कि हर एफबीआर के चेयरमैन को जो कि बाहर से आता है उसको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में जो तिजारत है, वो तिजारत जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा है। मैन्युफैक्चरिंग तो बड़ी होती है तो उसका रिकॉर्ड होता है। जो भी तिजारत है जो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा है, और जो भी एग्रीकल्चर है वो भी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा है। ये तमाम तिजारत इंक्लूडिंग बैंकों की ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान में नॉन डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है। अच्छा, जब कोई भी आदमी पाकिस्तान में रियल टैक्स रिफॉर्म करना चाहेगा, तो वो जो रियल रिफॉर्म, बाकी कागजी कार्रवाई में जो रियल रिफॉर्म करना चाहेगा, उसका पहला काम होगा कि वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी करे। जब वो डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी करेगा, तो जो इलीट कैप्चर है और जो एक पॉलिटिकल कैपिटल है, वो और पॉलिटिकल साइड मिल जाती है, और वो उस आदमी को काम नहीं करने देती। और इसमें पाकिस्तान के माशरे के तमाम अरकान शामिल हैं। और इसमें अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब हो, मुशर्रफ साहब हो, या नवाज शरीफ साहब हो, या शहबाज शरीफ साहब हो, टॉप का जो प्राइम मिनिस्टर है या जो भी आदमी है, उसकी तो बिल्कुल टोटल विल होती है। मगर जो नीचे वाली पार्टी उसकी होती है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वो कभी उसका साथ नहीं देती। और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि उसको बैक आउट करना पड़ता है। और यही पोजीशन मेरे साथ हुई। आपको अगर याद हो तो मेरा ट्रेडर के साथ डेडलॉक हुआ था, और उसके बाद फिर मैंने फैसला किया था कि मुझे यहाँ नहीं बैठता। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास कुछ नीम हकीम टाइप के रिफॉर्मर्स हैं, जो रिफॉर्म को सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पूरी हो जाए या उसका लोन मिल जाए वर्ल्ड बैंक का। वो पाकिस्तान में सर्जिकल ऑपरेशन करने को तैयार नहीं है। तो मैंने जब सीबीआर में था तो मैंने कहा था कि मेरे पास इस वक्त 26,000 बंदा सीबीआर में है, और मुझे सिर्फ 5,000 बंदा चाहिए। तो मुझे 21,000 आदमी को घर भेजना है। ये 21,000 आदमी को मैं नहीं कह रहा था कि नौकरी खत्म कर दें, मैं ये कह रहा था कि इनको सुबह ऑफिस नहीं आना, ये घर बैठ के तनख्वाह लेते रहे। ये हमारे सो कॉल्ड रिफॉर्म माइंडेड लोगों को पसंद नहीं आई बात, और उन्होंने इसके ऊपर, मैंने फिर जब उनसे मेरा डेडलॉक हो गया तो मैंने फैसला किया कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि सिविल सर्विस जो है वो 21,000 आदमी को घर घर बैठा देती तो पाकिस्तान ठीक हो जाता, मगर वो इसके लिए तैयार नहीं है। ये बताइए कि आप समझते हैं कि जब आप चेयरमैन थे, ऐसे कोई फैसले आप कर सकते थे जो आप नहीं कर सके? आपसे कोई, आप समझते हैं कोई ऐसी गलती हुई कि आप हिम्मत ना कर सके ये फैसला मैं कर लूं, और बाद में फिर आप बेबस हो गए? नहीं, देखिए, वैसे तो मैंने कर दिए थे ना। मैं बताता हूँ मिसाल के तौर पर, 3 मिसाल देता हूँ आपको। पहले मैंने एक आइडेंटिटी कार्ड का फैसला किया कि आप परचेज के ऊपर आइडेंटिटी कार्ड का, हर बंदा जो परचेज करेगा अमाउंट से ज्यादा वो आइडेंटिटी कार्ड देगा। मेरा फैसला गलत जो था वो ये था कि मैंने उसका डेफरमेंट एग्री कर लिया कि 6 महीने डेफर कर दें। मुझे उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था कि नहीं जी, अगर नहीं करना तो करना है बस, ये आप कह सकते हैं। दूसरा, मैंने टोबैको की एक होती है मैन्युफैक्चरिंग छोटी सी फैसिलिटी होती है, उस पर सेल टैक्स लगा, उस पर टैक्स नहीं लगाया, उस रजिस्ट्रेशन की। मुझे एमएनएस ने प्रेशराइज किया, हमें वो वापस लेना पड़ा। फिर हमने जाके ट्राइबल एरिया में स्ट्रीट रिरोलिंग मिल के खिलाफ एक्शन लिया, वो हमें रोल बैक करना पड़ा। तो ये सब चीजें तो मतलब हमने करनी पड़ी। उसके बाद मैंने एक ऑर्डर पास किया कि पाकिस्तान में जितने भी एफबीआर के बंदे हैं
उसमें से कोई भी आदमी या किसी की पोस्टिंग 3 साल से ज्यादा कहीं किसी जगह पे रही है तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाए और वो किसी और पोस्ट पे चले जाए। आप अंदाजा करें कि उस पे एफबीआर में हड़ताल हो गई कि जी ये नहीं हो सकता। मैंने कहा यार 3 साल ये तो अच्छा, उस बात का मशवरा मुझे बाजवा साहब ने दिया था कि फौज में कोई आदमी एक जगह से ज्यादा 3 साल में नहीं रह सकता, आप ये करें, और मैंने कर दिया था। और वो अच्छा, इसमें अफसरान की बात नहीं हो रही, ये क्लर्क, नायब खासे, बाबू जो बैठे ना सारे, जो कि करप्शन की स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उनकी बात हो रही थी। जब मैंने उसको एनफोर्स किया तो उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान में तमाम हर आदमी की माँ को कैंसर हो गया और उसने कहा मेरी माँ को कैंसर है, मैं जा नहीं सकता कहीं और। तो ये वो चीजें हैं ना जो मतलब, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो ये था कि हमारी सिविल सर्विस रिफॉर्म के नाम पे जो काम होता रहा है वो सिर्फ कागजी काम है बेसिकली। अच्छा, तो ये बताएं कि एक सेटबैक आपको ये भी था कि वजीर आजम इमरान खान ने आपको एक टास्क दे दिया, आपने उस पर अमल दरामद शुरू किया और फिर आप जैसे कहा कि हड़ताल हो गई और फिर 30-32 अफसरान थे, आपको मजबूरन वजीर आजम के साथ उनकी मुलाकात करवानी पड़ी। इसमें किस हद तक हकीकत थी कि आप मजबूरन आपको वो मुलाकात करवानी पड़ी उनको अश्योर करने के लिए कि हम कुछ इतना बड़ा काम नहीं कर रहे? भाई देखिए, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। वजीर आजम ने मुझे कहा था कि मैं इनको सीधा करना चाहता हूं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, उस मीटिंग में वजीर आजम ने मुझे कहा था कि मैं इनको सीधा करना चाहता हूं और इनको फारिग करना चाहता हूं। वजीर इमरान खान को मैं कुछ चीजों बहुत क्रेडिट देता हूं। मैंने कहा सर नहीं, ये तो वैसे ही आगे इनकी जान निकली हुई है, इनको आप ये, उसने कहा था कि आप बुलाएं इनको, मैं इनको बंदे का बंदा बनाना चाहता हूं सबको। अच्छा, बात ये थी कि मैंने 23 चीफ कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो थे, पाकिस्तान में 23 चीफ कमिश्नर है, पाकिस्तान में 23 चीफ कमिश्नर है पाकिस्तान में। मैंने 21 अक्टूबर 2021 को एक मीटिंग में जिसमें बाजवा साहब थे, मैं था और इमरान खान साहब थे, हमने एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग की आउटलाइन अप्रूव की थी। उसमें ये 23 चीफ कमिश्नरों की पोस्ट खत्म कर दी गई थी। अच्छा, आप ये अंदाजा करें कि पाकिस्तान में कोई बंदा 21 ग्रेड के 23 पोस्टें खत्म कर दे, उसका क्या असर होगा? आप समझे मेरी बात? जी। अच्छा, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया ना कि उस मीटिंग में मैं था, इमरान खान साहब थे, बाजवा साहब थे, 21 अक्टूबर 2019। ओके। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में 23 चीफ कमिश्नर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आप अगर समझ जाएंगे तो आपको पाकिस्तान समझ आ जाएगा। तो इसके ऊपर बात समझिए, मैं कह रहा हूं, आप जी मेरी बात नहीं समझिए, मेरा ख्याल है मैं जी ये जी। कह रहा हूं कि 23 चीफ कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान are more stronger than the chief of army staff and the prime minister of Pakistan, elected prime minister of Pakistan। ये मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। दोनों को जी बुला के पूछ लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर को बुला के पूछ लीजिएगा और बाजवा साहब को पूछ लीजिएगा क्या वो एग्री कर गए थे, मगर उनको ये पूरा प्लान वापस लेना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी वो करने को तैयार नहीं थी। ये है पाकिस्तान की हकीकत। चलिए, तो बड़ी आपने जबरदस्त बात बताई कि 23 चीफ कमिश्नर हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, जो वजीर आजम से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी ज्यादा बाअसर और ताकतवर हैं। इसलिए ताकतवर है सर, इसलिए ताकतवर है कि उनके साथ पूरा पाकिस्तान का टैक्स माफिया है, उनके साथ पूरा पाकिस्तान का बिजनेस माफिया है, उनके साथ पूरी पाकिस्तान की सोसाइटी है। वो तो पूरा सिस्टम की बैकबोन है ना जी, पूरे सिस्टम की बैकबोन है ना, गलत सिस्टम की। अगर आप उस इबारत को गिरा देंगे तो वो तो नहीं गिरने देंगे ना। मेरा मकसद कहने का ये नहीं है, किसी जात की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुशर्रफ साहब भी थे, मैंने उनके साथ बड़ा क्लोजली काम किया है। उन्होंने भी सर्वे की बोरियां भरी थी और बाद में सर्वे की बोरियों से कभी कोई रिकॉर्ड कागज नहीं निकला है। तो ये हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ आर्मी स्टाफ की पावर नहीं है, पाकिस्तान में माफिया ने उनको कंट्रोल कर लिया है। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान का महसूलाती निज़ाम, हुकूमत की आमदनी में इजाफा और ये जो पिलफरेज होती है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं दरपर्दा, ये फिर तब्दील कैसे होगा? इनको कौन तब्दील कर, कहते बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा? इसका इलाज ये है कि पाकिस्तान में बादशाह लगाना पड़ेगा और एक
बाजारों को और कारोबारी इदारों को एक हफ्ते के लिए बंद करना पड़ेगा, और बंद करने के बाद उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बाकी सब चीजें इररिलेवेंट है, बाकी बेकार की बातें हैं। मैं 100 रिपोर्टर लिख दूं, 10 रिपोर्टर लिख दूं। आप मुझे बता दें, आज मुझे बता दें कि इस वक्त आजमगढ़ मार्केट में कितनी दुकानें हैं और उनकी सेल क्या है, या मुझे बता दें अकबरी मंडी में कितनी दुकानें हैं और उनकी सेल क्या है। ये बेकार की बातें, रिफॉर्म, अमेरिकन एजेंडा, IMF ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये टाइम जाया करने वाली बात है। इस पे टाइम जाया नहीं करें। हम कुछ 16 कमीशन बना चुके हैं रिफॉर्म के ना, इसको दफा करें, इस किस्से को खत्म, बहुत हो गई। तो इस पे फिर अमली तौर पे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आपका मतलब है कि पाकिस्तान यूं ही सिसकता रहेगा, पाकिस्तान का महसूलाती निजाम? माशाल्लाह लगाना पड़ेगा। अच्छा, आपके नजदीक बस वो एक वाहिद रास्ता है? नहीं, कोई रास्ता नहीं। जब दुकानदार 300 रुपए टैक्स देने को तैयार नहीं है, फिक्स टैक्स, याद है, देखा है ना आपने, नहीं है तैयार ना, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो बदमाशी का एंड आ गया है ना जी, कि नहीं देना, खत्म, बस नहीं देना। आपने देखिए ना, 300 रुपए फिक्स टैक्स लगाया था मिफ्ता साहब ने, क्या हुआ मिफ्ता साहब का? मिफ्ता साहब आधे घंटे नहीं ठहर सके ना, आधा घंटा। मिफ्ता साहब ने वो टैक्स लगाने के बाद आधे घंटे बाद फारिग हो गए। क्यों? तो आप बेसिकली अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये निजाम जो है, इसमें इस्लाह नहीं हो सकती जब तक इसमें मार्शल लॉ ना लगे। निजाम में इस्लाह हो सकती है जब आप गाड़ी रोक के ये पूछ ले, भाई तुम्हारे पास गाड़ी तो है, ये गाड़ी के पैसे कहां से आए? ये हक है किसी को पूछने का पाकिस्तान में? आज हक है किसी को? आज किसी को हक है कि गाड़ी रोके और पूछे, भाई ये गाड़ी में तुम्हारे पैसे कैसे आए, कहां से आए तुम्हारे पास? वो तो फिर बड़े बड़े लोगों से पूछना पड़ेगा ना जी। सर किसी से ही पूछे ना, मैं ये कह रहा हूँ, बड़े से पूछे, छोटे से पूछे ना किसी से। चलो ये कर लो कि मर्सिडीज वाले से पूछ लो, चलो यहां से शुरू करो ना यार बैंक गुजर से पूछ लो, किसी से पूछोगे ना यार। जी जी। अच्छा, तो ये बताएं, तो 1000 से बड़ा प्लॉट है, उससे पूछ लो यार। जी 1000 जी, से बड़ा प्लॉट कितने होंगे? 100, 200, 500, कितने हजार होंगे? 2000 होंगे, 5000 होंगे, उससे पूछ लो। वो भी नहीं कर रहे ना आप। यानी जरा आमदनी के हवाले से पूछ गछ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में 1000 गज से ज्यादा मकान कितने होंगे? लाख होंगे। आप ये मुझे बता दें कि वो किसी वेल्थ सेगमेंट में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो बता दें। या पाकिस्तान में जिस अकाउंट के अंदर 10 करोड़ रुपए पड़े हैं किसी बैंक अकाउंट में, वो तो पूछ सकता ना, भाई किसके, तुम्हारे, मेरे? आपने पूछा कभी? मैंने पूछा था बैंकों से, इसलिए बाहर बैठा हूं ना मैं। वो इसाक डार साहब के अकाउंट में भी 51 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, वो भी अनफ्रीज हो गए हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो अकाउंटेंट, जिसके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए कैश पड़ा है, वो तो अकाउंटेंट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने पैसे कैश रख के फायदा क्या है? सही है। तो ये आपने शुरू में बात की एक जो सिविल सर्विस रिफॉर्म के नाम पे यहाँ काम हुआ गुज़श्ता 3-4-5 बरसों में, अमलन वो काम नहीं हुआ, तो ये आप नहीं, वो काम करने में कभी सीरियस भी नहीं थे सर। ठीक है सर, सिविल सर्विस रिफॉर्म के बारे में सीरियस भी नहीं थे ना जी। मुझे ना, जब मैंने मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक वाकया सुनाता हूँ। मैंने एक दिन ये कहा कि पुलिस की तनख्वाह बढ़ा दी जाए, क्योंकि ये पुलिस वाले करप्शन, अगर 100 आदमी हैं, उसमें 100 में से 10 तो आदमी होंगे जो हलाल की रोजी खाना चाहते होंगे, तो उनको बेचारों को इतनी तनख्वाह तो दे दो ना कि वो हलाल की रोजी खा ले। ये मैंने किसी टीवी पे इंटरव्यू दिया, मैं इंटरव्यू देके मैं अपने घर आ गया। मुझे रात को 11:30 बजे टेलीफोन आया शेफ सडल साहब का, पुलिस के बड़े पुराने आदमी है, PhD किया उन्होंने क्रिमिनोलॉजी में। कहते हैं शिपर साहब आपने बयान दिया है? मैंने कहा हाँ जी मैंने दिया है। कहते मैंने आपका बयान सुना है। मैंने कहा फिर? कहता है शिपर साहब मैं आपको इससे बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या बात बताना चाहते हो? कहने लगा शिपर साहब इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। ब्रिटिश वालों ने पुलिस की तनख्वाह इसलिए कम रखी थी कि ब्रिटिश वाले उनको करप्शन में इंडियन पुलिस को करप्शन में डाल के उनको अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। उसने ये पूरी मुझे कहानी सुनाई। उसने कहा मैंने इस पे कहता है मैंने PhD, आई एम द ओनली पर्सन जिसने पुलिस के ऊपर PhD की है। डॉक्टर शेफ का नाम डॉक्टर शेफ सकल है। उसने कहा कि पंजाब पुलिस की तनख्वाह इसलिए कम रखी थी गोरे ने कि उन्होंने पुलिस को यूज करना था, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने अपने अवाम के खिलाफ, इसलिए तनख्वाह उसको करप्शन, उसको पहले उससे रिश्वत दिलवाते थे, उसकी फाइल बनाते थे
और उसके बाद उसको इस्तेमाल कराते थे अगेंस्ट पीपल, जैसे भगत सिंह के खिलाफ इस्तेमाल किया और लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया। ठीक है जी, तो ये कहानी है। अब इम्तियाज साहब, प्रॉब्लम ये है कि ना हमें तारीख आती है, ना ज्योग्राफिया आता है, ना तहजीब आती है, ना मजहब आता है। तो जब आप इस जाहिलाना माहौल में रह रहे होंगे तो यही होगा ना। अब जो शुएब सदर ने मुझे बात की, अगर आप इसको गौर से समझे तो सही कह रहे हो। पंजाब पुलिस वाज द वर्स्ट पुलिस इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्यों थी? आज भी है। क्यों थी? इसलिए थी, शायद आपको पता हो, कि पंजाब में सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट मूवमेंट खड़ी हुई थी भगत सिंह के जमाने में, और यहाँ पे बड़े बड़े लीडर पैदा हुए जिन्होंने इंपीरियलिज्म के खिलाफ चैलेंज किया। तो उनके सामने जो डाउट बने, अनफॉर्चुनेटली उनमें से अक्सरियत मुसलमानों की थी, उनमें से अक्सरियत मुसलमान थे जी। जो भगत सिंह को फांसी हुई थी ना जी, भगत सिंह को जो फांसी हुई थी ना, तो वो जो फांसी देने वाला जेलर था ना, उसका कभी नाम पूछ लीजिएगा, वो बहुत मशहूर आदमी था। वो मीर सादिक फिर भी मुसलमान थे। नहीं, जो जब भगत सिंह को फांसी हुई थी, तो फांसी का जो जेलर था ना जी, उस फांसी घाट की लोकेशन वो थी जिस जगह पे मोहम्मद अहमद खान का कत्ल हुआ है, शादबान टाउन में, लाहौर में। और वो उस जेल के जेलर थे। भगत सिंह की जो फांसी घाट है ना, वो शादबान टाउन का वो चौक है जो खजलबाज के घर के साथ लगता है। वो जगह है भगत सिंह की फांसी घाट, और उस फांसी घाट के जेलर का नाम था नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी। अच्छा जी, तारीख को पढ़ें जी, बड़ा तारीखी आपने हवाला दे दिया है। आखिरी एक सवाल ये बताइए, कुछ ना, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मुहब्बे वतन होने से पहले वहीं पे इंसान बने, पहले इंसानों से मोहब्बत करना सीखें। भगत सिंह को याद करें, भगत सिंह को याद करें, जलियांवाला बाग को याद करें। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग सर बन गए, इसलिए सर बन गए कि उन्होंने कभी जलियांवाला बाग के खिलाफ तकरीर नहीं की थी। मैं कायदर मोहम्मद अली जिन्ना की बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए कि कायदर मोहम्मद अली जिन्ना वो आदमी थे जिन्होंने जलियांवाला बाग के केस में ट्वीट किया था। मोहम्मद अली जिन्ना वो लॉयर थे जिन्होंने जलियांवाला बाग के मैसेकर के खिलाफ रेजिस्ट किया था। तो अगर पाकिस्तान की तारीख से भगत सिंह और जलियांवाला बाग निकाल दिया जाएगा तो फिर यही होगा जो आपके सामने हो रहा है। चले, इसी हवाले से आप फिर जी ये भी बताएं ना कि एक मैं ऐसा आखिरी सवाल पूछना चाह रहा था। हाँ, आजकल टेक्नोक्रेटिक या एक्सपर्ट्स की हुकूमत की बातचीत कोई चल रही है, इसकी क्या हकीकत है और ये क्या कर पाएगी? थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए, वो बात को गलत कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान सीरियस फॉरेन करेंसी डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमारे पास हम IMF की कंडीशन के साथ ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और हमें ये सबको अंदाजा है कि हमें IMF कंडीशन के साथ ऑपरेट करना है। ठीक है, अच्छा, अब दोनों जो वजीर खजाना है, आज के वजीर खजाना जो साहब हैं और जो वजीर खजाना साहब PTI में आने वाले शौकत तरीन साहब, वो दोनों कह रहे हैं कि IMF हमारे साथ जाती कर रहा है। अब मुझे बताएं कि जब दोनों जाती कर रहे हैं तो उनको कौन मनाने जाएगा? कोई तीसरा आदमी मनाने जाएगा ना। तो भाई उसको लाओ, उससे मनवाओ, फिर उसको फारिग करो। आप मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लानी है, मैं ये कह रहा हूँ यार कि दोनों तो पॉलिटिकल खेल खेल रहे हैं ना, तो पॉलिटिकल खेल में पाकिस्तान नहीं चला जाए कहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही बात, कोई टेक्निकल सेटअप की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ दोनों सियासी खेल खेल रहे हैं ना, कि यार ठीक है, हम IMF ने हमारे साथ जाती कर दी, उन्होंने लूट लिया, पाकिस्तानी अवाम तो बहुत अच्छी हालात में थे, हम तो IMF की, हमने तो बड़ी गवर्नेंस अच्छी की थी। दोनों की बात कर रहा हूं, मैं एक की बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब दोनों ने पंगा ले लिया है IMF के साथ। अब मुझे ये बताओ कि कौन जाके उनको बनाएगा, ये बता दो मुझे। कोई एक बना ले, वो आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आज दोनों में से कोई एक ये कह दे कि हाँ जी हम उनकी बात मान लेंगे, आगे चले, खुदा हाफिज, कोई जरूरत नहीं टेक्नोक्रेट की। चलें जनाब, जी, ये बात कॉम्पिटेंस की नहीं है, कॉम्पिटेंस की बात नहीं है, ये अफोर्डेबिलिटी की बात है कि क्या कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आज अफोर्डेबिलिटी कर सकती है उन चीजों की जो वो कह रहे हैं।
सपोज करें वो अगर ये कहते हैं आपसे कि पेट्रोल पे राशनिंग करेंगे, सपोज करें, तो आप करेंगे क्या? शौकत तरीन साहब ऐलान करने को तैयार हैं कि जब हम आएंगे पेट्रोल की राशनिंग होगी, या इसाक डार साहब पेट्रोल की राशनिंग करने को तैयार हैं? भाई समझो तो सही वो क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं, IMF वाले क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने एक, आपने कहना, आपके दोनों बंदे जो पॉलिटिकल पार्टी है, या PTI आएगी या PDM आएगी, यही आएगा ना, और तीसरा तो कैंडिडेट कोई नहीं है, दोनों तो पंगा लेके बैठे हुए हैं, तो क्या करोगे? जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों तरफ से इसको उन्होंने सियासी खेल बना दिया है और सियासी तौर पे शायद वो इस किस्म के फैसले उन्हें करने पड़ेंगे जो आपने अपने ट्वीट में भी लिखा था कि वो अफोर्डेबिलिटी की बात है कि आए ये लोग इस किस्म के फैसले अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। मैं तो नहीं कर, आप उनको 2 हफ्ते के लिए ले आए, 2 हफ्ते के लिए ले आए, 1 दिन के लिए ले आए, यार ये 5 आइटम करें, खत्म करें, आगे चलें। अब ये बात थोड़ी टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा और पाकिस्तान को रिफॉर्म करेगा, ये नहीं कह रहे हैं हम, तो ये कह रहे हैं कि यार ये क्राइसिस है, इस क्राइसिस से निकालना है आपको। IMF की शर्तें हमें बहुत मुश्किल लग रही हैं, आपको मुश्किल लग रही हैं, आपको सियासी पोजीशन आपकी नहीं है करने की, जस्टिफाइबली नहीं है, तो किसी को हवाले करो, आगे चलो, क्यों इसको डिले कर रहे हो? हम ये कह रहे हैं आज आप लेकर आओ, मार्च में, अप्रैल मई में, जून में कराओ, आगे इलेक्शन कराओ, हवाले करो, आगे चल रहे हो, खत्म हुई बात। आइन और आइन में कैसे आएगा और कौन आएगा और कैसे आएगा और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 14, इसकी बात थोड़ी हो रही है। जी बिल्कुल आपने सही कहा शब्बर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दोस्तों आपने बातें सुनी शब्बर जैदी साहब की। उनका ये कहना है कि मुल्क में अगर वाक़तन इस्लाहात लानी है तो फिर एक मुआशी मार्शल लॉ लगाना होगा, और ये कि फैसले जो क्रिटिकल फैसले हैं वो ऐसे लोगों को करने पड़ेंगे जिनकी सियासी निज़ाम में कोई स्टेक नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से चाहे वो PDM है या PTI है, वो एक लिहाज से सियासी तौर पे उनके हाथ बंधे हुए हैं, ऐसे फैसले नहीं कर पाएंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं। लिहाजा हमें कोई दूसरा तीसरा रास्ता तलाश करना पड़ेगा, और जब तीसरे रास्ते की बात होती है तो लोगों ने टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात शुरू कर दी है। हालांकि लुब्बे लुबाब उसका ये है कि आपको एक्सपर्ट लोगों को, ऐसे लोगों को सामने लाना होगा जो अपनी महारत और दयानत के साथ ऐसे फैसले कर सके जो पाकिस्तान के तवील तर मफाद में हो। बहुत बहुत शुक्रिया।